गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं त्रिगुप्ता। और जैसा आपको पता है कि हम आज एशिया में आपका न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आज आपका न्यू टॉपिक है वो है एशिया की कृषि या एग्रीकल्चर ऑफ एशिया, है ना। तो देखिए, एग्रीकल्चर ऑफ एशिया में कई सारी कृषि के प्रकार हैं इसमें, है ना। तो इसमें जो है कृषि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है कृषि की विशेषताएं। तो कृषि की एशिया की क्या क्या विशेषताएं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत भी भारत की कृषि की विशेषताओं को बताया था, ऐसे ही एशिया की कृषि की विशेषताएं हैं। आपको पता है कि एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और इसमें लगभग 64% जनसंख्या यानी 64% जो परसेंटाइल ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सीधे रूप से कृषि पर ही निर्भर है। बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर जो है कृषि पर ही निर्भर है। और आपको पता ये भी है कि एशिया के अंदर कई स्थानों पर जो है गहन कृषि की जाती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए यहाँ पर गहन कृषि की आवश्यकता भी है। तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है गहन कृषि की जाती है, जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी की जाती है। क्योंकि एशिया का देखिए एक विशाल भाग ऐसा है जो कि कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त है, जिसमें क्या है मरुस्थल है, जिसमें शीत मरुस्थल भी है, आंतरिक क्षेत्र भी है ना। तो वो कृषि दृष्टि से इतने अभी उपयुक्त नहीं है। इसलिए कृषि जो है वो कुछ किनारे वाले भागों में ही की जाती है एशिया महाद्वीप के, जिनमें चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग और भारतीय भाग जो है ना। तो काफी बड़े एरिया में यहाँ पर भी कृषि फैली हुई है, परंतु जो है मध्य भाग जो है कृषि की दृष्टि से इतना उपयुक्त नहीं है ना। तो एशिया में अगर हम दृष्टिपात करें तो मध्य भाग तक पहुंचते पहुंचते जो है वर्षा की कमी की वजह से या जलवायु की विषमताओं की वजह से जो है वो कृषि करना इतना लाभकारी नहीं रहता है। तो वहां पर ज्यादातर मध्य एशिया में चारागाह पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले जो एशिया महाद्वीप है यहाँ पर ही कृषि का आविष्कार हुआ था। यहाँ पर कई प्रकार की जो है बड़ी बड़ी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, जिसमें दजला और फरात की सभ्यता है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते थे जिसको। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें सबसे पहले कपास का प्रमाण पाया गया था, है ना। तो इसके बाद चीन की सभ्यता है, ये भी एक प्राचीन सभ्यता है ना। जापान की सभ्यता है। तो ये सब प्राचीन सभ्यताएं हैं और ये सभ्यताएं अपने आप में काफी आगे थी। उन्होंने ही सभ्यता में सबसे पहले यहाँ पर जो है कृषि के बीज डाले थे इस एशिया की भूमि पर, है ना। तो एशिया की भूमि जो है वो कृषि की दृष्टि से काफी महान रही है ना। तो इसके बाद देखते हैं हम कृषि की एशिया की और विशेषताओं में देखते हैं, है ना। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रति व्यक्ति जो है कृषि भूमि मात्र 0.5 हेक्टेयर है ना। अगर कृषि की दृष्टि निकाला जाए तो 0.5 हेक्टेयर पर कैपिटा आया यहाँ पर। ये इतनी भूमि आती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है, भूमि पर अत्यधिक दबाव है ना। अत्यधिक दबाव है जनसंख्या का, है ना। इसके बाद यहाँ पर कृषि पर एक विविधता भी है, काफी विभिन्न प्रकार की ऐसी कृषि है जो विश्व में केवल यहाँ एशिया में ही की जाती है। इसके अलावा क्या है, एशिया की जो कृषि है वो कुछ निश्चित भागों में ही की जाती है ना। कुछ निश्चित भागों में ही यहाँ पर ये कृषि की जाती है, अधिकांश भाग ऐसे है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, विश्व के लगभग सभी कृषि प्रकार यहाँ पाए जाते हैं। लगभग सभी कृषि प्रकार यहाँ पाए जाते हैं और सभी प्रकार की फसलें विश्व में जो पाई जाती हैं वो लगभग यहाँ पर बोई जाती हैं। सभी प्रकार की फसलें यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बोई जाती है ना। क्योंकि आपको पता है कि खाद्यान्नों के मामले में चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादन करता है इस पूरी एशिया महाद्वीप में, है ना। इसके अलावा देखिए और क्या है, एशिया महाद्वीप की कृषि की और क्या विशेषता है। इसके अलावा देखिए, तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा करता है ना। विश्व का सर्वाधिक चावल भी यही होता है, गेहूं भी इसी महाद्वीप में होता है ना। चाय का उत्पादन भी इसी महाद्वीप में होता है। तो ये मुख्य फसलें हैं जिनका उत्पादन पूरे जो एशिया पूरे संसार में सर्वाधिक करता है। चावल में चीन है ना, गेहूं में भी चीन है, चाय में भी चीन है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के कुछ देश ऐसे हैं जो विश्व में अपना एक छत्र स्तर रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया की जो कृषि है वो
काफी बड़ी मात्रा फैली हुई है। और यहाँ की जलवायु की विशेषता की वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि भी की जाती है ना, क्योंकि अनेक प्रकार विश्व के लगभग सभी प्रकार की कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है। चाहे वो क्या कहते हैं आपकी कोई सी भी कृषि हो, चाहे भूमध्यसागरीय कृषि की विशेषताएं हो, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय कृषि की विशेषताएं, वो सभी विशेषताएं इस महाद्वीप में हमें देखने को मिलती हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है कृषि का उत्पादन होता है। देखिए इसके बाद हम देखते हैं एशिया की कृषि प्रणाली को हम दो भागों में बांटते हैं, है ना। एशिया की फसलों को हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक है आपका, पहला है वो है खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें हैं, और दूसरे पर है आपकी जो आपकी व्यापारिक फसलें हैं, है ना। तो खाद्यान्न फसलों में आपका आता है गेहूं, चावल, है ना, ये आती है। और व्यापारिक फसलों में आती है आपकी कपास, गन्ना, तंबाकू, है ना। तो ये फसलें आपकी व्यापारिक फसलों में आती हैं। और इसके अलावा और भी फसलें हैं, जैसे जूट है, एशिया में केवल सबसे ज्यादा उत्पादन जूट का यही एशिया में ही होता है। तो और भी फसलें हैं जिनको हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चावल। तो चावल का देखिए, हम एशिया महाद्वीप में अगर देखें तो वैसे मैं आपको भारतीय भूगोल में चावल के बारे में काफी कुछ बता चुका हूं, है ना। तो चावल देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और एशिया महाद्वीप में जो विश्व का सर्वाधिक चावल जो है उत्पन्न किया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पर उत्पन्न किया जाता है ना। पूरे संसार का अगर हम उठा करके देख लें तो 92% चावल पूरे संसार का एशिया महाद्वीप में ही उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है ना। और जिसमें क्या है, यहाँ पर लगभग 3000 प्रकार के चावल पाए जाते हैं एशिया में, जिनका यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। 3000 प्रकार के चावलों का यहाँ पर एशिया में उत्पादन किया जाता है। अब देखिए हम उपज की दिशाएं देखें, और आपको एक बात तो बता दूं मैं, यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप की 40% से अधिक जनसंख्या जो है चावल का उपभोग करती है, क्योंकि देखिए ये बड़ी मात्रा में एशिया में उपभोग किया जाता है। और ये कई देशों की प्रमुख फसलें भी है, जैसे भारत की, चीन की और दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों की लगभग ये चावल जो है एक मुख्य फसल है ना। इसके लिए आवश्यक दशाएं देखिए क्या है ना। तो आवश्यक दशाओं में आपको मालूम है कि जो चावल है वो एक जल लग्न फसल है, यानी कि जल प्रिय पौधा है। सबसे ज्यादा चावल के लिए ही जल की आवश्यकता पड़ती है ना। देखिए तो चावल जो है मुख्य रूप से वो उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? वो लगभग बोते समय तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और काटते समय लगभग ऐसी होती है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है ना। फिर भी इसके लिए इससे कम तापमान जो है इसके लिए हानिकारक होता है, परंतु फिर भी चावल जो है आसानी से उत्पन्न हो सकता है। चावल पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, परंतु पानी की बहुत बड़ी मात्रा में इसको आवश्यकता पड़ती है। अगर हम जल की मात्रा की बात करें तो इसके लिए 200 सेंटीमीटर जो वर्षा अगर वाला क्षेत्र है तो वो भी बहुत उपयुक्त है, और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी फसल प्रभावित होती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी फसल प्रभावित होती है, इसको सिंचाई के द्वारा जल प्रदान किया जाता है ना। देखिए धान को उगाने की कुछ विधियां भी हैं, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है रोपण विधि कहते हैं इसको। रोपण विधि में क्या होता है, पहले तो धान को जो नर्सरियों में उगाया जाता है, और नर्सरी से फिर उसको क्या करते हैं, जब उसकी आकार जो 15 सेंटीमीटर का लंबा हो जाता है पौधा, तो उसको फिर खेतों में ले जाकर के बो देते हैं। खेतों में ले जाकर के बो देते हैं। बोते समय इसमें 10 सेंटीमीटर खेत में पानी होना चाहिए, है ना। तो ये जल प्रिय पौधा है, तो इसको खेतों में ले जाकर के बो देते हैं। अब देखिए, अब एशिया महाद्वीप में ज्यादातर जो चावल का उत्पादन किया जा रहा है वो जैपोनिका विधि से किया जा रहा है ना। जैपोनिका विधि से किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चावल की पैदावार अधिक होती है ना। तो आपको बता दूं मैं, एशिया महाद्वीप में भी 2 प्रकार का चावल मुख्यतः पाया जाता है। कौन कौन सा है? एक तो होता है आपका दलदली चावल, पहला क्या है आपका दलदली चावल है, और दूसरा क्या है आपका पहाड़ी चावल। आपको बता दूं लगभग 75% जो चावल पैदा किया जाता है इसी महाद्वीप में दलदली प्रकार का है, जो घाटियों में, नदियों की घाटियों के किनारे में, है ना, जो दलदली क्षेत्रों में या फिर जो नम वाली क्षेत्र है वहां पर बोया जाता है। इसको तटीय बाढ़ मैदान वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में चावल बहुत कम होता है, ये कुछ मुख्य क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर ही
जो सीढ़ी नुमा खेत बना करके उनमें इसको चावल को उपजाया जाता है। आजकल जैपोनिका विधि इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। उष्ण कटिबंधीय चावल को देखिए, मैं बताऊं, अगर उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो जैपोनिका जो चावल है, जैपोनिका चावल है, और दूसरा भारतीय चावल जो एक इंडियाना चावल है, इंडिका चावल है। तो ये उष्ण कटिबंधीय है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है ना। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में जैपोनिका वाली बोई जाती है। उत्तरी चीन है, जापान हो गया। इंडिका वाली भारत और उष्ण कटिबंधीय देशों, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है ना। इन देशों में इंडिका वाली फसल बोई जाती है और शीतोष्ण वाली जैपोनिका वाली उत्तरी चीन में है ना, और जापान में उत्तरी भागों में बोई जाती है। अब मिट्टी इसके लिए देखो कौन सी उपयुक्त रहती है। सबसे पहले इसके लिए मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, जिसमें पानी अधिक देर तक ठहरा सके। चिकनी और गहरी दोमट मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है इसके लिए, आप ध्यान रखें। इसमें पानी अधिक देर तक रुकता है और पानी की फसल लीजिए है ये चावल, इसको ज्यादा पानी चाहिए है ना, तो इसलिए चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है श्रम, है ना। क्योंकि आपको मालूम है एशिया महाद्वीप के जो देश है ज्यादातर वो गरीब देश है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। तो श्रमिकों का यहाँ पर पर्याप्त जो है पाया जाना क्या है, इस एशिया महाद्वीप में चावल की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। क्योंकि श्रमिकों की यहाँ पर बहुत ही बहुतायत है, जो सस्ते रेटों पर मिल जाते हैं, जिससे क्या है फसलों को बुना आसान होता है ना। इसके बाद देखिए उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो आपको मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप में लगभग 92% 92% विश्व का चावल उत्पादन होता है। तो इसमें जो सबसे पहला स्थान है वो चीन का है ना। चीन आपको बताओ तो ये नंबर 1 पर है। चीन यहाँ पर ये एशिया में नहीं पूरे विश्व में ही नंबर 1 है। और ये एशिया का तो 35% और विश्व का 30% चावल अकेले पैदा करता है ना। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है वो यांगत्से सिंकियांग के डेल्टा है ना, और इसके अलावा आपके यांगत्से डेल्टा है ना, और इसके अलावा आपके एक वांगो नदी का डेल्टा है ना। इसके अलावा पहाड़ों पर भी यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। इसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत विश्व का लगभग 24% चावल का उत्पादन करता है, आपको बता दूं मैं। और भारत के अधिकांश चावल उत्पादन क्षेत्रों को आप भारत के भूगोल वाले चैप्टर से आप वहां से देख सकते हैं। भारत के भूगोल में मैंने आपको वहां पर चावल वाले खेतों में कराया है मैंने चावल की फसलियत, तो आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य देशों में देखा जाए तो यहाँ पर अन्य देशों में है इंडोनेशिया है ना, जापान है। जापान में भी काफी मात्रा में चावल पैदा किया जाता है ना। पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अधिकांश देखिए चावल किया जाता है वो कहाँ किया, सिंधु नदी के डेल्टा में किया जाता है पाकिस्तान में। इसके बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई भागों में है। थाईलैंड में भी क्या किया जाता है, वहां पर भी काफी मात्रा में मीनाम नदी के डेल्टा में, ये थाईलैंड में भी जो है उत्पादन चावल का किया जाता है ना। तो इसमें जो भारत सबसे प्रमुख है, चीन के बाद में इसका प्रमुख स्थान है। तो ये है चावल के। और देखिए हम उपज की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक उपज जो पाई जाती है चावल की वो 6020 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये चीन में पाई जाती है ना। इसके 5020 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये आपकी जापान में पाई जाती है। और भारत में 3042 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज पाई जाती है, जो कि इन देशों से काफी कम है। यानी प्रति हेक्टेयर भारत में जो है चावल का कम उत्पादन हो रहा है, परंतु चीन में सबसे अधिक हो रहा है और जापान में भी सबसे अधिक हो रहा है। एक ही हेक्टेयर में है वो हमसे ज्यादा दोगुना लगभग उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं चावल की कई कारणों से प्रभावित भी है और मुख्य फसल भी है। तो ये है चावल के बारे में एशिया की कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। कल हम दूसरी फसल गेहूं देखेंगे, जिसके बारे में कल हम आपको बताएंगे।